हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही क्रिस्टोफर के दोनों गुंडे अलेक्जेंडर को हटाने के लिए आगे बढ़ने लगे, अलेक्जेंडर खुद आगे दौड़कर उनमें से एक गुंडे के पांव को लिपट गया। जैसे ही उस गुंडे ने अलेक्जेंडर को अपने पांव से हटाने की कोशिश की, अलेक्जेंडर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, छोड़ दो आंटी को, तुम उन्हें नहीं मार सकते, छोड़ दो। यह कहते हुए अलेक्जेंडर पीछे मुड़कर जोर जोर से अनिका से कहने लगा, आंटी आप भाग जाओ यहाँ से, यह लोग बहुत खतरनाक हैं, आप यहाँ से भाग जाओ। तभी एक गुंडा आगे दौड़ बढ़कर अनिका की ओर चला गया। जिस गुंडे का पांव अलेक्जेंडर ने पकड़ रखा था, उस गुंडे ने अलेक्जेंडर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर हवा में लहरा दिया। अलेक्जेंडर को अपनी पीठ पीछे क्या हो रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा था। जिस गुंडे ने अलेक्जेंडर को पकड़ रखा था, उसने उसको हवा में लहराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें बड़ों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। क्रिस्टोफर सर ने हमें ऑर्डर दिया है कि अगर हमारे मिशन को पूरा करने के बीच में कोई भी आया तो उसे रास्ते से हटा दिया जाए। और तुम तो अच्छे से जानते हो कि वह देखेंगे नहीं कि उनके मिशन के बीच में कौन आ रहा है, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। हमें मजबूरन तुम्हें भी रास्ते से हटाना होगा। यह बात तो अलेक्जेंडर भी अच्छी तरह जानता था कि क्रिस्टोफर अपने मिशन के आड़े आए किसी को भी छोड़ नहीं सकता था, चाहे वह उनका माना हुआ बेटा अलेक्जेंडर ही क्यों ना हो। अलेक्जेंडर जानता था कि इन दोनों ताकतवर गुंडों के आगे उसका काफ़ी ताकतवर कुत्ता बटरस्कॉच भी कुछ नहीं कर पाया था। वह यह सोच सोच कर डर रहा था कि उसकी पीठ पीछे इस गुंडे के दूसरे साथी ने अनिका की क्या हालत की होगी। उसने आर्यन को प्रॉमिस दिया था कि वह कुछ भी करके उसकी मोम को बचा कर रहेगा, मगर इस वक्त वो अपने आप को काफ़ी बेबस और बेसहारा समझ रहा था। आज जिंदगी में पहली बार अलेक्जेंडर को अपनी माँ की कमी महसूस हो रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि काश अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो बिल्कुल आर्यन की माँ की तरह वह भी अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाने पहुंच जाती। अलेक्जेंडर को उस ताकतवर गुंडे ने अभी भी हवा में झुला कर रखा था। उसे उसकी आंखों में काफ़ी खौफ नजर आ रहा था। कई बार जब अलेक्जेंडर का मूड खराब होता था, जब विदेश में भी उससे अपनी बात मनवाने के लिए क्रिस्टोफर इन दोनों गुंडों का सहारा लिया करता था। इन दोनों ताकतवर गुंडों को देखकर वैसे ही अलेक्जेंडर के हाथ पांव ढीले पड़ जाते थे। उसके मन में अगर किसी राक्षस की तस्वीर थी तो वह इन दोनों की थी। वह किसी भी तरह अनिका को बचाना चाहता था, मगर वह जानता था कि आज के बाद उसका दोस्त आर्यन भी हमेशा हमेशा के लिए उसी की तरह बिना माँ के जिंदगी जीने वाला था। तभी अचानक उसने देखा कि जिस गुंडे ने उसे हवा में लहरा रखा था, धीरे धीरे उसकी आंखों के एक्सप्रेशन बदलने लगे। वो उसके पीछे देख रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे उसको जमीन की ओर रखना शुरू किया। जैसे ही अलेक्जेंडर के पांव जमीन पर पड़े, तब उसके कानों पर उस गुंडे की आवाज़ पड़ी। वह अनिका से कह रहा था, कौन हो तुम और तुम में इतनी ताकत कहाँ से आई। जब अलेक्जेंडर ने मुड़कर देखा तो यह देखकर हैरान हो गया कि अनिका बिल्कुल सही सलामत एक पेड़ के पास खड़ी थी और उसी पेड़ की एक डाल पर वह ताकतवर गुंडा उल्टा लटका हुआ था। उस गुंडे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जान बाकी नहीं थी। अलेक्जेंडर के साथ साथ वह दूसरा गुंडा जिसके पास अलेक्जेंडर खड़ा था, वह भी काफ़ी शौक हो गया। अलेक्जेंडर महसूस करने लगा था कि वह ताकतवर गुंडे के हाथ पांव धीरे धीरे कांपने लगे थे। उस गुंडे ने अनिका की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम। अरे मेरा यह दोस्त जो जंगली घोड़े को कुछ ही सेकंड में अपने काबू में कर लेता था, तुमने 1 मिनट के अंदर इसकी यह हालत कर दी। अनिका ने अपने हाथ झटकते हुए उस गुंडे से कहा, उस बच्चे को छोड़ दो और चलो मेरे साथ खेल खेलो। तुम दोनों को खेल खेलने का बहुत शौक था ना, आ जाओ, कदम पीछे क्यों हटा रहे हो। अनिका के कह देने के बाद अलेक्जेंडर के पास खड़े गुंडे को यह महसूस हुआ कि जाने अनजाने में वह अपने कदम पीछे हटाने लगा था। उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था कि उसका शरीर धीरे धीरे अनिका से दूर जाने की कोशिश करने लगा था। अलेक्जेंडर यह सब कुछ देखकर हैरानी अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका मुंह खुला था और उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी। अनिका धीरे धीरे अपने कदम उस गुंडे की ओर आगे बढ़ाने लगी। अचानक ही पेड़ पर लटका हुआ गुंडा एक झटके से जमीन पर गिरा। उसका शरीर का बोझ इतना ज्यादा था कि अलेक्जेंडर को ऐसा लगा जैसे कुछ सेकंड के लिए उसने भूकंप के झटके को महसूस किया था। इतने भारी शरीर वाले खूंखार गुंडे को अनिका ने किस तरह पेड़ पर उल्टा लटका दिया था, यह बात खुद अलेक्जेंडर की समझ से बाहर थी। अनिका धीरे धीरे चलकर उस दूसरे गुंडे की ओर आ रही थी। सूर्यास्त होने का समय हो चुका था। अनिका के ठीक पीछे सूरज हल्की रोशनी फेंकता हुआ ढलता जा रहा था।
सूरज की रोशनी से अनिका का चेहरा जब अलेक्जेंडर की आंखों के सामने चमकने लगा तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान बचाने के लिए आसमान से कोई परी जमीन पर उतर कर आई थी। उसने किस्से कहानियों में परियों की बातें सुनी थी, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच किसी कहानी का हिस्सा बन चुका था। अनिका को देखकर मन ही मन वह यह सोचने लगा कि काश अनिका ही उसकी माँ होती। न सिर्फ अनिका आर्यन और रिया की तरह उसे प्यार करती, बल्कि जिस तरह अनिका ने अपनी जान जोखिम में डालकर आर्यन को बचाने की कोशिश की थी, उस तरह वह अलेक्जेंडर को बचाने के लिए भी दौड़ी चली आती। यह ख्याल जैसे ही अलेक्जेंडर के मन में घूमने लगा, अलेक्जेंडर को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर की जान अभी अभी भी अनिका ने ही बचाई थी, वरना क्रिस्टोफर का आदमी किसी भी वक्त उसे अपने ताकतवर हाथों के बीच कुचल सकता था। अनिका जैसे ही उस दूसरे गुंडे के सामने आकर खड़ी हुई, कांपती हुई आवाज में उस गुंडे ने अनिका से कहा, देखो, हो सकता है कि तुम एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट हो और मेरे दोस्त ने तुम्हें बस एक कमजोर लड़की समझने की गलती की हो, मगर मैं अब अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो, इसलिए मैं पहले से अलर्ट हूँ। अगर मुझसे लड़ने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूँगा। मेरी दोस्त की इस हालत का बदला तुमसे लेकर रहूँगा। इससे पहले कि वह गुंडा अपनी बात आगे बढ़ा पाता, अलेक्जेंडर के कानों पर 3-4 जोरदार आवाज़ें पड़ी। आवाज़ का असर इतना ज़्यादा था कि अलेक्जेंडर की आंखें बंद हो गई। जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वह दूसरा गुंडा भी जमीन पर पड़ा तड़फ रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दुबली पतली सी दिखने वाली लड़की के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती थी। उसने हमेशा ही मर्दों को ताकतवर होते हुए देखा था, चाहे वह क्रिस्टोफर हो या क्रिस्टोफर के तमाम गुंडे। उसने बचपन से देखा था कि किस तरह रश्मि को क्रिस्टोफर की गैंग में ट्रीट किया जाता था। हमेशा से अलेक्जेंडर के दिल और दिमाग में एक ही बात बार बार दोहराई गई थी, इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोगों को जीने का हक है, कमज़ोर लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है। मगर आज एक कमज़ोर और दुबली पतली दिखने वाली अनिका अलेक्जेंडर की जिंदगी में देखे गए 2 सबसे ताकतवर राक्षसों को मार दिया था। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि यह अनिका की शक्ति थी या अनिका के अंदर अपने बच्चों को बचाने का जज्बा जो उसे इतनी ताकत दे रहा था। वो बार बार अपने मन में रिया और आर्यन की लाइफ के बारे में सोचता रहा। उसको बचपन से ऐसी ही लाइफ चाहिए थी, बिल्कुल रिया और आर्यन जैसी, जिसके पास इतने प्यार करने वाले माँ बाप हों। मगर अलेक्जेंडर बचपन से ही अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसता रहा था। कहीं ना कहीं उसे आर्यन और रिया को लेकर जलन भी महसूस होने लगी थी, मगर वह जानता था कि उसके प्यारे दोस्तों से जलने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो उसके नसीब में लिखा था वही उसके साथ होने वाला था। धीरे धीरे जब अलेक्जेंडर ने अपनी नज़रें उठाई तो उसने देखा कि अनिका अपने हाथ झटकते हुए अचानक उसकी दिशा में देखने लगी। धीरे धीरे अनिका के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। अनिका की आंखों में अलेक्जेंडर को तेज गुस्सा नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका अभी भी किसी के खून की प्यासी थी। क्रिस्टोफर का एक खूंखार गुंडा अनिका के पैरों पर गिरा पड़ा था, मगर इतना करने के बावजूद अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। अलेक्जेंडर की ओर देखकर धीरे धीरे अनिका के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो एक नाजायज बच्चा था। रोहित मारवा भले ही उसका बायोलॉजिकल फादर था, मगर उसकी माँ अनिका नहीं थी। इस वजह से अनिका को हमेशा से अलेक्जेंडर से खतरा महसूस हो रहा था। यह बात मारवा खानदान के बाकी बच्चों ने अलेक्जेंडर के दिमाग में डाल रखी थी। वो धीरे धीरे पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगा। तभी उसको अचानक अनिका की पूरी प्लानिंग समझ में आई। उसने अपने आसपास का वातावरण देखा। जंगल का इलाका था। क्रिस्टोफर के भेजे हुए दोनों गुंडे बुरी तरह से पटक दिए गए थे। अब अनिका के पास यही सही मौका था अलेक्जेंडर को अपने और अपने बच्चों के रास्ते से हटाने का। वो यह बात भी अच्छी तरह जानता था कि लोग पीठ पीछे अब यह भी बातें करने लगेंगे कि अलेक्जेंडर के आने से भविष्य में आर्यन की कुर्सी खतरे में थी और अपने बच्चों के लिए एक माँ क्या कर सकती है, वह अभी अभी अपनी आंखों से देख चुका था। अनिका आर्यन और रिया की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। यह बात अलेक्जेंडर जानता था। वो समझ चुका था कि यहाँ अगर अनिका उसे मार देती है तो किसी को कभी कोई शक नहीं होगा। अनिका आसानी से कह सकती थी कि आर्यन और अलेक्जेंडर को बचाते बचाते उसकी मौत हो गई और आर्यन और रिया की जिंदगी से अलेक्जेंडर के नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल जाता। अनिका की आंखों में अलेक्जेंडर का खून सवार नजर आ रहा था। अनिका धीरे धीरे उसके पास आने लगी। वो जानता था कि वह अभी बहुत छोटा था। भागने की कोशिश भी करता है तो अनिका उसे आसानी से पकड़ लेती। अभी अभी उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह शैतानी ताकत रखने वाले क्रिस्टोफर के गुंडों को अनिका ने कुछ ही सेकंड में जमीन पर पटक पटक के बेहाल कर दिया था।
ऐसे में अनिका जैसी औरत नन्हे से अलेक्जेंडर की क्या हालत कर सकती थी, यह सोचकर ही उसके माथे से पसीना छूटने लगा। वो यह भी जान चुका था कि इस वक्त अनिका के सामने गिड़गिड़ाने का भी कोई फायदा नहीं था। न सिर्फ इसलिए कि अलेक्जेंडर के स्वभाव में किसी के सामने झुकना नहीं था, बल्कि वो यह भी जानता था कि यहाँ झुकने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि अनिका ने अगर मन बना लिया था कि वह अपने बच्चों के रास्ते से अलेक्जेंडर के नाम के कांटे को हमेशा के लिए हटा देगी, तो वह किसी भी कीमत पर अब रुकने वाली नहीं थी। अलेक्जेंडर मन ही मन अपने दोस्तों के लिए खुश होने लगा था, मन ही मन अपने दोस्तों को दुआएं देने लगा था कि चाहे वह ऐसी जिंदगी ना जी पाया जिसमें उसे माँ और बाप दोनों का प्यार नसीब हो, मगर कम से कम उसके दोस्त वह जिंदगी जी पाएंगे जो जिंदगी जीने का सपना कभी अलेक्जेंडर ने देखा था। वो जान चुका था कि उसकी छोटी सी जिंदगी का आज आखिरी दिन था और अनिका किसी भी वक्त उसको मौत के घाट उतारने वाली थी। तभी अचानक अनिका उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। फिर अनिका ने जोर से अलेक्जेंडर की ओर अपना एक हाथ बढ़ाया। उसको लगा कि अनिका उस पर वार करने की जा रही थी और डर के मारे उसने अपने आप को बचाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली थी। धीरे धीरे उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके हाथों पर खून की कुछ बूंदें टपकने लगी थी। अलेक्जेंडर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसे महसूस हुआ कि खून की बूंदें उसके हाथ पर टपकने लगी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो महसूस करने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसे जख्म अपने शरीर के किस हिस्से पर लगा था, मगर उसको कहीं कोई दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसने जब अपनी आंखें थोड़ी सी और खोली तब जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा क्रिस्टोफर का एक गुंडा उसकी ओर देखकर कह रहा था, तुम हमसे इस तरह धोखा कैसे कर सकते हो? तुम तो हमारे साथ थे। जब क्रिस्टोफर को इस बात का पता चलेगा तब वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसको क्रिस्टोफर के गुंडे की धमकी समझ नहीं आ रही थी। वो इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अनिका ने उसके शरीर को किस हिस्से पर वार किया था। वो जहाँ बैठा था वहाँ से उसे सिर्फ अनिका का घुटना नजर आ रहा था। उसने मन ही मन मना लिया था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। इसीलिए किसी तरह हिम्मत करके उसने अपना सर उठाकर अनिका की ओर देखने की कोशिश की। तब भी खून की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। जब उसने गौर से देखा तब उसे एहसास हुआ कि जिस गुंडे को पहले अनिका ने पेड़ के पास लटका दिया था, उस गुंडे ने चाकू से उस पर हमला करने की कोशिश की थी, मगर चाकू की नकूली धार को अनिका ने बीच में ही अपने हाथों से रोक लिया था। उस गुंडे ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस धारदार चाकू से उसके शरीर के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मगर अनिका ने भी उतनी ही ताकत लगाकर अलेक्जेंडर तक उस चाकू को पहुंचने से रोक रखा था। चाकू की धार इतनी तेज थी कि अनिका के हाथों में एक गहरा कट लग गया था, जिससे लगातार खून बहने लगा था। वो ही खून की बूंद अलेक्जेंडर के चेहरे पर गिर रही थी। अलेक्जेंडर ने जब पहली बार उस खून को अपने शरीर पर देखा तब उसे ऐसा लगा था जैसे वह उसी के शरीर का खून था, मगर जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अनिका उसकी जान बचाने की कोशिश में अपने आप को इतनी बुरी तरह जख्मी कर रही थी, तब अचानक वो चौंक कर अपनी जगह से खिसक कर अनिका और उस गुंडे से दूर हो गया। जैसे ही अनिका ने देखा कि अलेक्जेंडर खतरे से बाहर पहुंच चुका था, अनिका ने जोर से उस गुंडे के हाथ को मरोड़ लिया और उसी के हाथ में पड़ा हुआ चाकू सीधे उसके सीने में एक झटके के साथ उतार दिया। लगभग 3 से 4 सेकंड के अंदर उस गुंडे के शरीर से जान निकल गई। उसके मुंह से खून बहने लगा और उसका भारी भरकम शरीर सीधा जमीन पर जा गिरा। अनिका की आंखों में मौत देखकर जमीन पर तड़फ रहा क्रिस्टोफर का दूसरा गुंडा अचानक भागने की कोशिश करने लगा, मगर अनिका ने तेजी से उस गुंडे को पकड़कर फिर से जमीन पर पटक दिया। क्रिस्टोफर का आदमी अब जान चुका था कि अनिका उसे किसी भी हालत में जिंदा पकड़ना चाहती थी, ताकि क्रिस्टोफर और उसके गैंग से जुड़े हुए राज को वह उससे उगलवा सके। अब तक क्रिस्टोफर का गुंडा यह जान चुका था कि उसके लिए एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ कुआं। किसी भी हालत में उसकी मौत पक्की थी, मगर वह अच्छी तरह जानता था कि अनिका के हाथों पकड़े जाने के बाद उसे जिस तरह से दर्दनाक मौत मिलने वाली थी, उससे अच्छा तो यही अपना दम तोड़ देता। इस ख्याल के साथ अपनी जेब में रखी एक टैबलेट उस आदमी ने अपनी जीभ के नीचे दबा ली। कुछ ही पल में उस आदमी के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा और वह जमीन पर जोर जोर से तड़पने लगा। जैसे ही अनिका ने उस आदमी को इस तरह तड़पते हुए देखा, अनिका तुरंत अलेक्जेंडर के पास गई और अलेक्जेंडर की आंखों के सामने अनिका ने अपना हाथ रख दिया। अलेक्जेंडर की आंखें बंद कर अनिका ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही अलेक्जेंडर अनिका की बाहों में गया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। अलेक्जेंडर के दिल की धड़कनें अनिका के दिल की धड़कनों के साथ धड़कने लगी।
उसको ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार उसे किसी जगह पर महफूज महसूस हो रहा था। अनिका की बाहों में आते ही नन्हे से अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हुआ कि आखिर एक माँ का स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी में क्या फ़र्क ला सकता था। अनिका की बाहों में आकर उसको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हो रहा था जैसे अनिका और वह अलग थे, बल्कि अलेक्जेंडर को यह महसूस होने लगा जैसे वह अनिका के ही शरीर का एक हिस्सा था जो काफ़ी सालों से उसे दूर रहा था। अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इस तरह का एहसास क्यों हो रहा था। उसको यह लगता था कि अनिका उसे अपना दुश्मन समझती थी, क्योंकि अनिका को हमेशा से यह लगता था कि अलेक्जेंडर आर्यन की जगह छीनना चाहता था। मगर आज अनिका को इस तरह का बर्ताव देखकर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान क्यों बचाई थी। अब तक वो इतना जान चुका था कि अगर अनिका ने अपनी परवाह न करके उस गुंडे के चाकू के हमले को नहीं रोका होता तो अब तक अलेक्जेंडर की जिंदगी का अंत हो चुका होता। मगर अनिका ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसको बचाया था। यह बात अलेक्जेंडर की समझ के बाहर थी। क्रिस्टोफर ने हमेशा से अलेक्जेंडर से यह कहा था कि कभी कोई इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के लिए कोई काम नहीं करता, मगर आज आर्यन की मोम ने अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। धीरे धीरे उसके मन में इंसानी रिश्तों के मायने बदलने लगे। कुछ देर तक अलेक्जेंडर को अच्छी तरह देखने के बाद अनिका को यह तसल्ली हो गई कि वो बिल्कुल सुरक्षित था। तभी धीमी आवाज में अनिका ने उसके कानों के पास आकर पूछा, आर्यन कहाँ है? अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथों से इशारा करते हुए अनिका से कहा, वह उस वैन में है। उसकी आंखों से जब अनिका ने अपना हाथ हटाया तो अलेक्जेंडर कुछ देर तक तो पहले अनिका को देखता रहा। फिर अनिका जैसे ही आर्यन को देखने वैन की ओर दौड़ी, अलेक्जेंडर भी अपनी जगह से दौड़कर अनिका के पीछे जाने लगा। तभी उसने देखा कि वह दोनों राक्षस जिनसे जिंदगी भर अलेक्जेंडर को डर लगता था, उन दोनों को अनिका ने किस तरह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से किसी रास्ते के पत्थर की तरह हटा दिया था। उनके मृत शरीरों को देखकर भी अलेक्जेंडर को अचानक डर महसूस हुआ। वह दौड़कर वैन के पास चला गया। वैन के पास पहुंचने के बाद अनिका ने यहाँ वहाँ देखकर अब पहले इस बात की तसल्ली कर ली कि कहीं क्रिस्टोफर के इन गुंडों के साथ कोई और मौजूद तो नहीं था जो चुपके से अनिका पर वार कर सकता था। मगर जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि ग्राउंड पूरी तरह से क्लियर था, तब अनिका ने धीरे से वैन का पिछला दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही अनिका की नज़र आर्यन की टिमटिमाती आंखों पर पड़ी। कंटेनर से सर निकाल कर आर्यन धीरे से निकलने लगा। अनिका जल्दी से वैन की बैक सीट में जाकर आर्यन को बाहर निकालने की मदद करने लगी। अनिका ने आर्यन के हाथों को छुड़ाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और गले से लगाकर उसे चूमने लगी। आर्यन ने भी अपनी मोम को कसकर गले लगा लिया। कुछ देर आर्यन को प्यार करने के बाद अनिका ने आर्यन की नब्ज चेक की और यह तसल्ली कर ली कि आर्यन को किसी तरह के कोई खतरा तो नहीं था। अनिका समझ चुकी थी आर्यन को क्लोरोफार्म सुंघाया गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ और पाँव में नम्बनेस फील हो रही थी। आर्यन ने अपनी पतली आवाज में अनिका को गले लगाते हुए कहा, मोम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अनिका के एक हाथ से काफी खून बह रहा था। अनिका ने अपने उस हाथ को आर्यन से दूर रखा और आर्यन को अपनी बाहों में भरकर वो उससे पूछने लगी, क्या उन लोगों ने तुम्हें कहीं मारा? आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, उन्होंने मुझे बेहोश किया, मगर मैंने अपनी सांस रोक ली थी, इसीलिए उस दवा का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। अनिका जानती थी कि आर्यन पर उस दवा का थोड़ा बहुत असर हुआ था, मगर वह इस बात को लेकर खुश थी कि कुछ ही देर में उस दवा का असर पूरी तरह से चला गया था और आर्यन बिल्कुल ठीक हो गया था। अलेक्जेंडर वैन के बाहर खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। एक माँ अपने बेटे को कितना प्यार करती थी, वह आज पहली बार उसने अपनी आंखों में देखा था। जिस प्यार को अलेक्जेंडर पूरी जिंदगी तरसता रहा, उस प्यार को अपने सामने देखकर अलेक्जेंडर को आर्यन और रिया के लिए काफ़ी जेलसी फील हो रही थी। मगर साथ ही साथ वह अपने दोस्तों के लिए खुश था कि उनके पास ऐसी प्यार करने वाली माँ थी जो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकती थी। अलेक्जेंडर अब तक जान चुका था कि क्रिस्टोफर ने उसे जिस मिशन पर भेजा था वह मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता था। क्रिस्टोफर ने उसे तैयार करके भेजा था कि वह किसी भी तरह अनिका को रोहित की ज़िंदगी से दूर कर दे और रोहित, अनिका और उन दोनों के 2 बच्चों के परिवार को पूरी तरह से तोड़ दे। मगर अनिका का बच्चों के लिए प्यार देखकर अलेक्जेंडर इतना समझ चुका था कि इन चारों के लिए परिवार को तोड़ना नामुमकिन था और उन चारों के सुखी परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। अलेक्जेंडर यही सोचकर निकला था कि वह उन सबकी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और अब वह वक्त आ गया था कि अलेक्जेंडर हमेशा के लिए उन चारों की जिंदगी से दूर चला जाए। धीरे धीरे अनिका और आर्यन को वहीं वैन के एक दूसरे के गले लगा देखकर अलेक्जेंडर अपने पाँव पीछे लेने लगा। हमेशा हमेशा के लिए उन चारों की जिंदगियों से दूर जाने के लिए जब अलेक्जेंडर जंगल की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा,
तब अचानक अलेक्जेंडर के कंधे पर किसी ने हाथ रखकर उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। जब हैरान होकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो अनिका ठीक उसके पीछे खड़ी उसका कंधा पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अनिका ने अलेक्जेंडर की ओर हैरानी से देखकर पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब है? छोटे से बच्चे को इस तरह का सवाल पूछते हुए देखकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका ने अपने घुटने के बल ठीक अलेक्जेंडर के सामने बैठकर पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अलेक्जेंडर को काफ़ी इरिटेशन होने लगी, क्योंकि जो सवाल अनिका पूछ रही थी वही सवाल खुद उसके मन में चल रहा था। वो अब तक यह नहीं समझ पा रहा था कि वापस वो कहाँ जाए। अपने मिशन को फेल होता हुआ देखकर क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को भी सजा देने का मन बना लिया होगा। क्रिस्टोफर के गुंडे क्रिस्टोफर से काफ़ी डरते थे और इससे अलेक्जेंडर को यह बात बचपन से पता थी कि क्रिस्टोफर कितना खतरनाक आदमी था। जब अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हो चुका था कि वह क्रिस्टोफर के पास वापस नहीं जा सकता था, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया था जहां वह जा सकता था, उसका बायोलॉजिकल फादर रोहित मारवा। मगर रोहित के हंसते खेलते परिवार में अब अलेक्जेंडर की कोई जगह नहीं थी। यह बात भी वह अच्छी तरह समझ चुका था। ऐसी हालत में अलेक्जेंडर के पास अकेले जिंदगी बिताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यह बात अलेक्जेंडर खुद भी जानता था कि वो खुद अभी इतना ख्याल रख सके। उतनी उम्र नहीं हुई थी अलेक्जेंडर की, मगर अब बचपन से ही उसने अपने आसपास इतना कुछ देखा था कि अब उसे किसी भी बात का डर नहीं लगता था। उसने सोच लिया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी इसी जंगल के बीच में जंगली जानवरों के साथ हंसी खुशी बिता देगा, और मन ही मन यह भी सोच लिया था कि आज के बाद वह कभी जंगल के बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश नहीं करेगा। मन ही मन अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी जिंदगी जंगल के अंदर बिताने का फैसला कर लिया था। अनिका उसके मन में चल रही तमाम बातों से बिल्कुल अनजान थी। अनिका ने उसको अपने पास बुलाते हुए कहा, तुम हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते, अब चुपचाप हमारे साथ घर चलो। अनिका की बात सुनते ही अलेक्जेंडर के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। अचानक ही वो अपना हाथ अनिका के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अलेक्जेंडर ऐसा क्यों कर रहा था। तब अचानक झटके से अलेक्जेंडर ने अपना हाथ अनिका के हाथ से छुड़ा लिया और जंगल की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही अलेक्जेंडर ने जंगल की ओर दौड़ लगाना शुरू किया, अनिका भी ठीक उसके पीछे दौड़ने लगी। अनिका ने आर्यन को आवाज लगाकर कहा, तुम यहीं रहना, वैन के पास, कहीं जाना मत, अभी अलेक्जेंडर को लेकर आती हूँ। आर्यन खुद भी वैन के पास खड़ा हुआ अलेक्जेंडर को आवाज लगाने लगा, मगर अलेक्जेंडर किसी की बात का सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो जंगल की गहराइयों में कहीं खो जाना चाहता था। अनिका दौड़कर उसका पीछा करने लगी। वो अपने छोटे से शरीर का फायदा उठाकर झाड़ियों के बीच में रास्ता बनाकर जंगल की गहराइयों की ओर दौड़ने लगा। अनिका किसी तरह उस पर नजर बनाए हुए थी, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था झाड़ियां और गहरी होती जा रही थी। अलेक्जेंडर पर नजरें बनाए रखना अनिका के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तब अचानक अनिका ने छलांग लगाकर पेड़ की डाली को अपने हाथों से पटकने की कोशिश की। अनिका इस वक्त भूल चुकी थी कि उसके लेफ्ट हाथ में काफ़ी गहरा जख्म हुआ था। चाकू की धार ने अनिका के लेफ्ट हैंड को मानो पूरी तरह से काट कर रख दिया था और जिसमें से लगातार खून बह रहा था। जैसे ही अनिका ने पेड़ की डाली को पकड़ने की कोशिश की, अनिका के हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ और अनिका जोर से जमीन पर गिरी। अनिका के गिरने की आवाज़ सुनते ही गहरे जंगल की ओर बढ़ रहे अलेक्जेंडर ने अपने कदम रोक लिए। अनिका की दर्द भरी चीख जैसे ही अलेक्जेंडर ने सुनी तो उसने फिर अनिका की ओर दौड़ लगाना शुरू किया, जिसने अभी कुछ देर पहले अलेक्जेंडर की जान बचाई थी। अलेक्जेंडर उसे इस तरह दर्द से तड़पता हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो झाड़ियों के बीच से बाहर निकलते हुए अनिका के पास आया। उसने अनिका के हाथों से बहते हुए खून की ओर देखकर कहा, आंटी, आपका काफ़ी खून बह चुका है। मेरे ख्याल से आपको जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे तो मैं भी आपका इलाज कर सकता हूँ, मगर इस वक्त मेरे पास मेरे औजार नहीं हैं। अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के साथ जब से यूरोप के देश में एक राजमहल के तहखाने में रहता था, तब अपने पालतू जानवरों का इलाज वह खुद ही किया करता था। अलेक्जेंडर काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। अनिका को भी वह आसानी से ट्रीट कर सकता था। उसका कॉन्फिडेंस देखकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका ने अपना दूसरा हाथ उसके सर पर रखते हुए कहा, कहाँ जा रहे थे मुझे छोड़कर? जैसे ही अनिका ने फिर से अलेक्जेंडर के सर के ऊपर प्यार से हाथ फेरा, उसको अनिका की ममता का एहसास होने लगा। वह नहीं चाहता था कि बार बार वह अनिका की इस ममता को महसूस करे, क्योंकि जब वह अनिका से दूर हो जाएगा तब उसके लिए अनिका से दूर रहना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अनिका का हाथ उसने सर से हटाते हुए अलेक्जेंडर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अनिका से बड़े ही एटीट्यूड में कहने लगा, तुम कौन होती हो मेरी ज़िंदगी पर हुक्म चलाने वाली? मेरी ज़िंदगी है, मैं जहाँ जाना चाहूँ, मुझे जो करना हो मैं करूँगा, तुम रोकने वाली होती कौन हो? तभी अनिका ने अलेक्जेंडर का एक हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ।
अलेक्जेंडर को इस जंगल में पंछियों की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, ना तो कोई ट्रैफिक और ना ही भीड़ भड़ाके की कोई आवाज़। अलेक्जेंडर ने जब अनिका की आवाज़ सुनी तब पहली बार तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना था, मगर जब उसे एहसास हुआ कि गलत सुनने का कोई चांस नहीं था तब उसने फिर से अनिका को देखते हुए पूछा, क्या कहा आपने अभी अभी? अनिका की आंखों में उस वक्त उसे आंसू दिखाई दे रहे थे। तभी दौड़कर नन्हा सा आर्यन भी अनिका के पास चला आया। अनिका की चीख सुनने के बाद आर्यन भी घबराकर अनिका का पीछा करते हुए जंगलों के अंदर पहुंच गया था। आर्यन को अपने एक हाथ में पकड़कर जब अनिका ने बाहों में भर लिया तब नन्हे से अलेक्जेंडर की ओर देखकर अनिका ने कहा, तुमने सही सुना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अलेक्जेंडर को ऐसा लगा कि अलेक्जेंडर ने आर्यन को बचाने की कोशिश की थी, इसीलिए अब अनिका अलेक्जेंडर पर रहम करके उसे अडॉप्ट करना चाहती थी। अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखते हुए अनिका से पूछा, माँ किस तरह की? माँ वह होती है जिसने हमें जन्म दिया हो। तुम मेरी सौतेली माँ बनना चाहती हो, मगर माफ़ करना, मैं यहाँ किसी से उसकी माँ शेयर करने नहीं आया हूँ और मुझ पर इस तरह की रहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टोफर ने बचपन से अलेक्जेंडर को यह बताया था कि उसकी माँ उसे जन्म देने के बाद मर चुकी है और अब इस वक्त अनिका का बिहेवियर देखकर अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था जैसे अनिका उसके एहसानों का बदला चुकाना चाह रही थी। अलेक्जेंडर ने यहाँ वहाँ देखते हुए अनिका से कहा, यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मिस्टर रोहित मारवा इस वक्त यहाँ पर नहीं है, तो अगर तुम यह नाटक कर रही हो तो नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अनिका ने आंखों में आंसू लिए अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह आर्यन तुम्हारा भाई है, जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। इससे पहले कि अनिका अलेक्जेंडर को पूरी बात समझा सकती, अचानक ही अनिका को पीछे से कुछ लोगों के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। अनिका ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और एक पेड़ के पीछे छुप गई। पैरों की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कम से कम 10-12 लोग अनिका की ओर आगे बढ़ रहे थे। झाड़ियों को चीरते हुए एक छोटी सी फौज अनिका की ओर आगे बढ़ रही थी। अनिका जानती थी अगर उसने भागने की कोशिश की तो दुश्मन ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे और अनिका को ढूंढने में उन्हें आसानी होगी। इसीलिए अनिका वहीं पर एक छोटी सी पत्थरों की गुफा देखकर बच्चों को लेकर उसके अंदर छुप गई। कुछ देर बाद कदमों की आवाज़ और जोर पकड़ने लगी। तब अचानक अनिका ने देखा कि झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए भूमिका झाड़ियों से बाहर निकली। भूमिका के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर भी थे। भूमिका यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अनिका ने जैसे ही भूमिका को झाड़ियों से बाहर निकलते हुए देखा तब अनिका ने भूमिका को आवाज़ लगाई, भूमिका मैं यहाँ हूँ। अनिका को पत्थरों के पीछे छुपा हुआ देखकर भूमिका कुछ लोगों के साथ दौड़कर अनिका के पास आई। अनिका के हाथों में जख्म देखकर भूमिका ने उसे सहारा देकर पास के पत्थर पर बैठाया और कहा, अरे तुम्हें तो गहरी चोट लगी है, मगर घबराओ मत, तुम तो खुद ही डॉक्टर हो, खुद का इलाज खुद करना जानती होगी। मगर जरा मुझे बताओ कि कौन था वह हीरो जिसने तुम्हें उन दोनों राक्षसों से बचाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले कि अनिका कुछ जवाब देती, भूमिका ने कहा, अगर वह हीरो तुम्हें बचाने नहीं आया होता तो पता नहीं वह दोनों राक्षस तुम्हारे और बच्चों के साथ क्या करते। क्या उसने तुम्हें अपना नाम पता ठिकाना कुछ बताया? इतनी जाबाज आदमी को तो स्पेशल डिपार्टमेंट में मैं अपनी स्पेशल रिकमेंडेशन पर नौकरी देने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले कि अनिका भूमिका को कुछ कह पाती, स्पेशल डिपार्टमेंट का एक आदमी भूमिका के पीछे हंसता हुआ आया और भूमिका से कहने लगा, मैडम मुझे लगता है उनमें से एक ने पेड़ से लटक कर सुसाइड किया है। एक के सीने में चाकू है, मगर उस पर उसके खुद की उंगलियों के निशान हैं। मेरे ख्याल से दोनों ने किसी बात को लेकर आत्महत्या कर ली है। ऐसे गैंगस्टर के साथ अक्सर ऐसा होता है। उनके बॉस उन्हें कभी कभी ऐसे मिशन पर भेजते हैं जिनका पूरा होना उनकी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कभी कभी उनका बॉस उन्हें अपने आप को ख़त्म करने का भी ऑर्डर दे देता है। इन लोगों के पास अपने आप को ख़त्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। मेरे ख्याल से इन दोनों के साथ भी वही हुआ है। अनिका जानती थी कि वह पूरा सच नहीं था, मगर जिस इंसान के सीने में अनिका ने खंजर मारा था वह अनिका के बच्चे की जान लेना चाहता था और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अनिका ने उसे मौत के घाट उतारा था। हालांकि खंजर उस गुंडे ने अपने हाथ में पकड़ रखा था, इसीलिए अनिका की उंगलियों के निशान उस खंजर पर नहीं आए होंगे। यह बात अनिका अच्छी तरह जानती थी। अनिका ने आज सच जरूर नहीं बताया था, मगर अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरा सच छुपाया जरूर था।
उस आदमी ने भूमिका के सामने एक रिपोर्ट रखी जिस पर भूमिका ने साइन कर दी। वह रिपोर्ट अपने असिस्टेंट को वापस करने के बाद भूमिका ने नन्हे से अलेक्जेंडर पर नजर डाली और कहा, इतने छोटे से हो मगर फिर भी इतने बड़े बड़े कारनामे करते हो। इतनी बड़ी प्लानिंग करनी इतनी सी उम्र में तुम्हें किसने सिखाया? इतनी खतरनाक बच्चों की माँ भी जरूर खतरनाक होगी। जरा बताओ मुझे, कौन है तुम्हारी माँ? उसे भी ऐसी सजा सुनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी और तुम भी जिंदगी भर याद रखोगे कि ऐसी बदमाशी भरी प्लानिंग करने का क्या नतीजा हो सकता है। बड़े होकर अगर तुम ऐसे नक्शे कदम पर चलते रहे तो उन दोनों आदमियों जैसे ही हालत होगी तुम्हारी भी एक दिन। जैसे ही अनिका ने भूमिका की यह बात सुनी, अनिका तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर भूमिका से कहने लगी, या क्या कह रही हो तुम भूमिका? एक छोटे से बच्चे से इस तरह बात करने का क्या तरीका है? भूमिका ने अनिका को समझाते हुए कहा, यह बच्चा नहीं, शैतान है, शैतान। इतनी सी उम्र में इतनी खतरनाक प्लानिंग कर सकता है तो बड़ा होकर क्या करेगा पता नहीं। मुझे तो इसकी माँ पर गुस्सा आ रहा है जिसने इस तरह के संस्कार दिए हैं इतने छोटे से बच्चे को। अलेक्जेंडर गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करके भूमिका की ओर देखता रहा। वह जानता था कि इस वक्त भूमिका के साथ आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं था, मगर उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि अनिका उसके डिफेंस में भूमिका से बातें कर रही थी। भूमिका ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो मैं जानती हूँ कि इस वक्त क्या बीत रही होगी तुम पर। इस बच्चे को देखकर ही तुम्हें उस बात का एहसास हो रहा होगा कि मेरे भाई ने तुम्हें धोखा दिया है और अब तो इस लड़के ने तुम्हारे बेटे की जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। तुम डरो मत, मेरी नज़रों में सिर्फ तुम मेरी भाभी हो और कोई नहीं, और इस पूरे मामले में मैं तुम्हें बड़े हिफाजत से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, आर्यन पर भी मैं आँच नहीं आने दूंगी। चाहे यह लड़का और उसकी माँ कितनी भी प्लानिंग कर ले, हम उनकी किसी भी प्लानिंग को कामयाब नहीं होने देंगे। और रहा सवाल इस लड़के का, तो मैं इस लड़के को भी ऐसा सबक सिखाऊंगी जो यह जिंदगी भर याद रखेगा। दोबारा कभी अपने सौतेले भाई पर हाथ उठाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। नन्हा सा अलेक्जेंडर भूमिका की बातों से काफी चिढ़ गया था। अलेक्जेंडर ने गुस्से से भूमिका की ओर देखते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि मैंने आर्यन पर हमला किया था? भूमिका ने भी तेजी से इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे अब तक तो यह पूरा शहर जान चुका है कि तुमने क्या किया है, और मैं तो स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर हूँ। मुझे नहीं पता होगा कि आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या थी? अनिका ने भूमिका से कहा, अब बस करो भूमिका, एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरह से बातें कैसे कर सकती हो तुम? अनिका अच्छी तरह जानती थी कि जो कुछ भी हुआ था उसमें अलेक्जेंडर का कोई दोष नहीं था। अलेक्जेंडर ने अनिका को बचाने के लिए खतरनाक गुंडों से सामना करने की भी ठान ली थी। आर्यन जिस तरह से अलेक्जेंडर के साथ बात कर रहा था वह देखकर अनिका समझ गई थी कि आर्यन की किडनैपिंग में अलेक्जेंडर का कोई हाथ नहीं था। अगर ऐसा होता तो आर्यन अलेक्जेंडर के साथ कभी इतनी अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता था, और चीज़ें समझने में आर्यन इतना इंटेलिजेंट था, यह बात तो अनिका अच्छी तरह जानती थी। भूमिका ने फिर से अनिका के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से उसके कानों के पास जाकर कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, इस नाजायज बच्चे के शैतानी दिमाग को किस तरह ठिकाने लाना है यह तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी अनिका ने भूमिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, इसके साथ क्या करना है वह मैं तय करूंगी। तुम्हें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उसे सही रास्ते पर लाना इसकी माँ का काम है, तुम्हारा नहीं। अनिका की बात सुनकर भूमिका हैरान रह गई। भूमिका ने अड़कती हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, इसका मतलब क्या अनिका? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि अलेक्जेंडर की माँ मैं हूँ। अनिका की बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग अचानक हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगे। सबसे ज्यादा हैरानी भूमिका के चेहरे पर नजर आ रही थी। भूमिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अनिका की बात पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। अलेक्जेंडर की ओर देखकर अनिका ने भूमिका से कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो अक्सर लोग उसके बिहेवियर की शिकायत उसकी माँ से करते हैं। तुम्हें अलेक्जेंडर से अगर कोई शिकायत है तो मुझसे बात करो। भूमिका कुछ देर तक अपनी आंखों को मसलती रही। उसके बाद भूमिका ने सरप्राइज होकर अनिका से पूछा कि तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम इस शैतान बच्चे की माँ हो? अनिका ने अलेक्जेंडर के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मैं इसकी माँ हूँ। अनिका की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने गुस्से से अनिका का हाथ अपने सर से हटा लिया और कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझ पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ को मरे कई साल हो चुके हैं। मेरे पापा जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और हाँ, लोगों की माँओं को चुराने की आदत मुझे नहीं है। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर कितना स्वाभिमानी था, इसीलिए उसके सामने अपने घुटने के बल बैठकर अनिका ने उसके दोनों कंधे पकड़कर कहा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी सगी माँ। मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ।
नन्हे से अलेक्जेंडर ने जब अनिका के मुंह से यह बात सुनी तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बचपन से सुन रखा था कि परियों की कहानी सिर्फ किताबों में होती है, असली जिंदगी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता। नन्हे से अलेक्जेंडर ने मन ही मन बचपन से प्रार्थना की थी कि किसी तरह उसकी मरी हुई माँ वापस जिंदा हो जाए और एक दिन आकर उसे गला लगा ले। आज जब अनिका ने अलेक्जेंडर को गले लगाया था तब कुछ पल के लिए उसको अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। अलेक्जेंडर यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने दिन रात जो प्रार्थना की थी वह प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली थी और उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। किसी भी हालत में वो अनिका की बात को सच नहीं मान सकता था। कुछ देर तक अनिका को गौर से देखने के बाद उसने अपनी नज़र झुकाते हुए अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर अनिका से कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम ही मेरी माँ हो? तुमने मुझे जन्म दिया है। अनिका के साथ साथ आसपास खड़े सारे लोग बड़े ही ध्यान से अनिका के जवाब का इंतजार करने लगे। 5 दिन बीत चुके थे। 19 नवंबर की सुबह रोहित के विला में नौकरों की चहल पहल सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी थी। पार्टी के सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे। पूरा का पूरा विला छोटी बड़ी शानदार रोशनी से जगमगाने के लिए तैयार किया गया था। गार्डन में मेहमानों के बैठने की स्पेशल अरेंजमेंट की गई थी। देश विदेश से बुलाए गए मेहमान और कलाकारों के लिए स्टेज बनवाया गया था और ठीक स्टेज के सामने मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया था ताकि सारे मेहमान एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का मजा ले सकें। खाने पीने की चीज़ों की अरेंजमेंट पूरी हो चुकी थी। बंगले के पिछले हिस्से में एक पूरा फूड कोर्ट बनाया गया था। मारवा खानदान के बच्चों का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। इस बात की खुशी पूरे शहर को महसूस होनी चाहिए। यह बात रोहित ने सबको बता दी थी। दोपहर होते होते एक के बाद एक पार्टी में परफॉर्म करने वाले कलाकार विला में आने लगे। उन कलाकारों के लिए ड्रेसिंग रूम और खाने पीने के सारे इंतजाम कर दिए गए थे। बॉलीवुड के कुछ नामी कलाकार भी पार्टी में डांस और परफॉर्मेंस देने के लिए अपने अपने हेलीकॉप्टर से रोहित के विला में पहुंच चुके थे। नन्हा सा आर्यन एक काफ़ी शानदार सूट पहनकर अपने कमरे से बाहर निकला। हालांकि आर्यन सिर्फ 6 साल का बच्चा था, मगर उसका सूट बूट पहनने का स्टाइल देखकर कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि आर्यन एक छोटा बच्चा था। रिया भी अपने पापा की सेलेक्ट की हुए प्रिंसेस गाउन में बड़ी ही एटीट्यूड में पूरे घर में चहल रही थी। बार बार हर आईने के सामने रुककर रिया अपने ड्रेस को चेक कर रही थी। रिया का मेकअप उसकी हेयर स्टाइलिंग शहर की सबसे बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट ने की थी। आज रिया के चेहरे पर वह खुशी नजर आ रही थी जिसे देखने के लिए रोहित पिछले कई महीनों से तड़फ रहा था। फाइनली रिया को खुश देखकर रोहित के दिल को तसल्ली मिली थी। अलेक्जेंडर इन दोनों बच्चों को बिल्कुल अपोजिट अपना मुंह चढ़ाकर अपने बेडरूम में बैठा हुआ था। एक नौकर अपने हाथों में सूट बूट की ट्रे सजाकर अलेक्जेंडर के सामने खड़ा था। अलेक्जेंडर अपने बिस्तर पर अपने नाइट ड्रेस में बैठा अपने हाथ पर हाथ चढ़ाए सीलिंग की ओर देख रहा था। नौकर काफ़ी देर से उसके कमरे में उसके कपड़े पकड़कर खड़ा था। नौकर बार बार उसे तैयार होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, मगर अलेक्जेंडर उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। नौकर ने लगभग हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, छोटे बाबा आप प्लीज यह कपड़े पहन लीजिए। बड़े साहब ने आपके लिए खास यह कपड़े भिजवाए हैं। आज आपका जन्मदिन है, आपको जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए। मेहमान किसी भी वक्त आना शुरू कर देंगे। अलेक्जेंडर ने अपने हाथ के इशारे से उस नौकर को अपने आप से दूर रहने को कहा और फिर अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मुझे नहीं चाहिए यह सब कुछ। मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए और किसी की संपत्ति नहीं चाहिए। जाकर कह दो अपने मालिक रोहित मारवा से, मुझे उसका झूठा प्यार नहीं चाहिए। मैंने उनकी होने वाली पत्नी से कहा था कि पहले वह इस बात का सबूत लेकर आए कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ और उन्होंने ही मुझे जन्म दिया है। जब तक मुझे इस बात का सबूत नहीं मिल जाता मैं उन लोगों की कोई बात नहीं मानने वाला हूँ। दरअसल 5 दिन पहले जब अलेक्जेंडर ने उसे जंगल में अनिका से पूछा था कि उसके पास क्या सबूत था कि अनिका ही उस अलेक्जेंडर को जन्म दिया था, तब अनिका ने अलेक्जेंडर से कहा था, देखो बेटा, मेरे पास इस वक्त इस बात का सबूत नहीं है, मगर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरा ही खून हो। 6 साल पहले मैंने जुड़वा बच्चों को नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म दिया था। अनिका की बात सुनने के बाद कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, चलो अगर तुम्हारी यह बात सच भी है और तुमने ही 2 नहीं 3 बच्चों को जन्म दिया था, तब भी तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह तीसरा बच्चा मैं ही हूँ। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर एक काफ़ी स्वाभिमानी बच्चा था। वह बिना सबूत के यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि अनिका ही उनकी जन्म देने वाली माँ थी। और जब तक अलेक्जेंडर को इस बात का सबूत नहीं मिल जाता, अलेक्जेंडर अनिका की ममता को भी सिंपैथी ही समझता। इसीलिए अनिका ने अलेक्जेंडर से 5 दिन का वक्त मांगा था। अनिका जानती थी कि कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी डीएनए स्ट्रक्चर का ओरिजिनल फॉर्म निकालकर अलेक्जेंडर, रोहित और अनिका का डीएनए टेस्ट में रिजल्ट मैच करके यह बता सकती थी कि आखिर अलेक्जेंडर सचमुच अनिका और रोहित का ही बायोलॉजिकल बेटा था या नहीं।
उस बात को ठीक 5 दिन बीत चुके थे। आज 19 नवंबर का दिन था। यह वही दिन था जब अनिका ने तीनों बच्चों को जन्म दिया था। अलेक्जेंडर यह बात भी अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका की बात में सच्चाई थी तो आज ही रिया और आर्यन के साथ उसका जन्मदिन मनाया जाना था। मगर बिना किसी सबूत के अलेक्जेंडर किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर रहा था। अनिका के हाथ में गहरी चोट लगी थी। अपने हाथों पर पट्टियां लगाने के बाद अनिका अलेक्जेंडर और आर्यन को रोहित के पास छोड़कर गुलेरिया हाउस चली गई। अनिका जानती थी कि उसके शरीर के घाव को जल्द से जल्द ट्रीट करने का सिर्फ एक ही तरीका था, अनिका की पूरी नींद होना। अनिका पिछले 4 दिनों से गुलेरिया हाउस में आराम कर रही थी। वह जानती थी कि ऐसी हालत में बच्चों की देखभाल करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था और इसीलिए तीनों बच्चों को रोहित के भरोसे छोड़कर अनिका गुलेरिया हाउस चली गई थी। 19 नवंबर का सुबह अपने बिस्तर से चैन की नींद से उठने के बाद अनिका सीधे ही लाइफ केयर हॉस्पिटल राजलक्ष्मी से मिलने चली गई। अनिका ने राजलक्ष्मी को 5 दिन का वक्त दिया था यह जानने के लिए कि आखिर डीएनए रिपोर्ट की सच्चाई क्या थी। आज 5 दिन पूरे हो चुके थे। अनिका बच्चों से मिलने से पहले राजलक्ष्मी से मिलकर सारी बातों का खुलासा करना चाहती थी। अनिका ने ठान लिया था आज बच्चों से मिलने से पहले वह डीएनए रिपोर्ट लेकर रोहित के बंगले पर जाएगी। वहाँ रोहित के विला में अलेक्जेंडर अपने बिस्तर पर बैठा हुआ अपने पैर पे पैर चढ़ाकर नौकर को कह रहा था, मैंने कहा ना मेरे कमरे में वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि मैं असलियत में आपके मालिक और उनके गर्लफ्रेंड का बेटा हूँ या नहीं, मैं ये कपड़े पहनने वाला नहीं हूँ। अलेक्जेंडर की सारी बातें रोहित कमरे के कोने में बने सोफे पर बैठा हुआ सुन रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सी उम्र में अलेक्जेंडर इतने तेवर कैसे दिखा सकता था। रोहित देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। रोहित ने हमेशा लोगों को अपने सामने सर झुकाए देखा था, मगर यह नन्हा सा बच्चा अपने पाँव पर पाँव चढ़ाकर रोहित के सामने एक के बाद एक बदतमीजियां कर रहा था। रोहित को अलेक्जेंडर का यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसको रोहित के हवाले करने से पहले अनिका ने रोहित को सारी सच्चाई बताई थी और अनिका ने रोहित से खास यह भी कहा था कि उसे अलेक्जेंडर के साथ अब नज़दीकियां बढ़ानी होंगी। रोहित भी अनिका के कहे पर अमल करते हुए अलेक्जेंडर की सारी जिद पिछले 5 दिनों से मानता आ रहा था। आर्यन और अलेक्जेंडर के स्वभाव में काफ़ी फर्क था। अगर आर्यन ने अलेक्जेंडर जैसी कोई भी हरकत की होती तो रोहित ने आर्यन का अच्छा सबक सिखाया होता, मगर जब से अनिका ने रोहित को यह बताया था कि अलेक्जेंडर रोहित और अनिका की ही औलाद था, तब से लेकर अब तक रोहित ने उसके खिलाफ अपने गुस्से को अपने ही सीने में दबा दिया था। अलेक्जेंडर के तौर तेवर को देखकर रोहित को अपने बचपन की याद आने लगी थी। फिर रोहित मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराने लगा कि आखिर उसके अंदर भी रोहित का ही खून था और रोहित वह कहावत अच्छी तरह जानता था कि जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था उसे उसकी औलाद जरूर हरा सकती थी। नन्हा सा आर्यन भी वही अलेक्जेंडर के पास आकर कहने लगा, देखो भाई, तुम यह कपड़े पहन लो, आज काफ़ी मेहमान आने वाले हैं। नीचे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के भी कई बड़े बड़े हीरो और हीरोइन हमसे मिलने आए हैं। उनके सामने तुम इस तरह जाओगे तो तुम्हारा मजाक बनकर रह जाएगा। आर्यन की इस बात पर अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मजाक तो तुम लोगों ने मेरा बनाया है, मुझे झूठी बातें कहकर मुझे फंसाया है तुम लोगों ने। मुझे इमोशनल ब्लैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना छोटा बच्चा नहीं हूँ। जैसे ही अलेक्जेंडर ने आर्यन से यह बात कही, आर्यन ने अपना सर झुका लिया। उसको भी यह बात पता थी कि उसने आर्यन के साथ बदतमीजी की थी, इसीलिए अपने स्वभाव को कवर करने के लिए उसने आर्यन से पूछा, वैसे तुम्हारी मोम का हाथ कैसा है अब? आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वह तुम्हारी भी मोम है। अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा, देखो इस बात का कोई सबूत नहीं है, तुम एक छोटे बच्चे हो, अभी यह सारी बातें नहीं जानते। मेरे क्रिस्टोफर पापा ने मुझे समझाया है कि बड़े लोग जो प्लानिंग करते हैं वह छोटे बच्चों की समझ से बाहर होती है, और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी समझ में सब आता है। जैसे ही अलेक्जेंडर ने आर्यन से यह बात कही, विला के मेन गेट से अनिका की गाड़ी अंदर एंटर हुई। अनिका की गाड़ी की बैक सीट पर अलेक्जेंडर के डीएनए रिपोर्ट पड़े थे। अलेक्जेंडर ने आर्यन से पूछा, तुम्हारी मोम को इतनी चोट लगी है, मगर क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि आखिर उनकी तबीयत कैसी है? आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, मैं अपनी मोम को अच्छी तरह जानता हूँ, उन्हें किसी भी वक्त डिस्टर्ब करना सही नहीं होता है। भले ही उनकी चोट बहुत गहरी थी, मगर वह अपना ख्याल रखना अच्छी तरह से जानती हैं। आर्यन पर अपना पूरा गुस्सा उतारते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, तुम तो बेटे कहलाने के लायक ही नहीं हो, बिल्कुल बदतमीज हो, तुम अपनी मोम का ख्याल रखना भी नहीं जानते। अलेक्जेंडर की बात पर भड़कते हुए आर्यन ने कहा, बदतमीज तो तुम हो, तुम चाहे घर के किसी भी आदमी से पूछ लो, इस घर में सबसे ज़्यादा बदतमीज कौन है, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। और यह मत भूलो कि मोम को जो चोट लगी थी वह तुम्हारी वजह से लगी थी। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है मोम की, तो तुम उन्हें फ़ोन करके पूछ क्यों नहीं लेते?
अलेक्जेंडर ने आर्यन की बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वह मेरी मोम नहीं है। अब तक यह साबित नहीं हुआ कि वह मेरी मोम है। दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ने वाले थे कि अनिका के सैंडल की आवाज़ दोनों के कानों पर पड़ी। आर्यन जानता था कि कमरे के बाहर जो कदमों की आहट सुनाई दे रही थी वह उसकी मोम अनिका के कदमों की आहट थी। दोनों भाइयों की आर्ग्यूमेंट तेज होने ही वाली थी, तभी अचानक ही अनिका बेडरूम के अंदर दाखिल हुई। सभी लोगों की नज़र अनिका के हाथों में पकड़ी हुई फाइल पर पड़ी। अनिका के हाथों में अलेक्जेंडर की डीएनए रिपोर्ट थी। विला के मेन एंट्रेंस पर दादी माँ की गाड़ी आकर रुकी। दादी माँ की गाड़ी को देखते ही सिक्योरिटी वाले जल्दी से जल्दी गेट खोलकर दादी माँ की गाड़ी के लिए अंदर जाने का रास्ता क्लियर करने लगे। जब दादी माँ पार्किंग लॉट में अपनी कार से उतरी तो उसको सहारा देती हुई सुगंध्या सिंघानिया ठीक उनके बगल में बैठी नजर आई। दादी माँ को सहारा देते हुए सुगंध्या ने उनको कार से उतारा। धीरे धीरे सुगंध्या उनके साथ विला की ओर आगे बढ़ने लगी। सुगंध्या ने दादी माँ से कहा, देखिए बड़ी बुआ जी, आपकी होने वाली बहू तो हमें बिल्कुल पराया समझती है। उसकी नज़रों में हमारे खानदान की कोई कीमत ही नहीं है। पहले तो उसने तरुण का इलाज करने के लिए हमसे आम लोगों की तरह अपॉइंटमेंट लेने को कहा। उसकी बात मानते हुए उसके असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ली। कई दिनों बाद की अपॉइंटमेंट मिली, मगर मैं भी चुपचाप किसी आम परिवार के लोगों की तरह अपनी अपॉइंटमेंट का इंतजार करती रही। मगर जैसे ही तरुण की अपॉइंटमेंट का वक्त आया, उसने अचानक ही तरुण की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। मुझे लगता है जैसे ही उसने देखा कि तरुण की बारी आने वाली है, उसने जानबूझकर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। अब आप ही बताइए बड़ी बुआ, आपके खानदान की होने वाली बहू अगर हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो हमारे भविष्य में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो मारवा खानदान के साथ हमेशा ही जुड़े रहने चाहते थे। इतने सालों से आपने हमें कितना प्रेम और स्नेह दिया है। आपके प्यार से यह लड़की हमें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। अभी शादी हुई नहीं है तो इतना रोब झाड़ रही है। अगर एक बार शादी हो गई तो पता नहीं हमें घर के नौकरों की तरह ट्रीट करने लगेगी। दादी माँ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। सुगंध्या की बात सुनने के बाद दादी माँ ने सुगंध्या से कहा, अब शांत हो जाओ। हो सकता है कि अनिका खुद इस वक्त काफी परेशान हो। सुगंध्या ने दादी माँ की बात सुनकर हैरानी से पूछा, यह क्या कह रही हैं आप? किस बात की परेशानी? इतने बड़े खानदान की बहू बनने के जा रही है। जो सपना शहर की हर लड़की देख रही है, वह सपना उसकी जिंदगी में हकीकत बनने जा रहा है। दादी माँ ने सुगंध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम समझी नहीं सुगंध्या, रोहित का वह दूसरा बेटा इन दोनों की जिंदगी के बीच कांटे की तरह चुभ रहा है। अनिका के लिए अब वह बेटा सर दर्द बनता जा रहा है। रोहित के उस बेटे ने अपने सौतेले भाई आर्यन को किडनैप करवाया था। हालांकि यह बात मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर अनिका के लिए अब रोहित का दूसरा बेटा सर दर्द बनता जा रहा है। हो सकता है वह इसी कारण से परेशान हो रही हो। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी यह बड़ी बुआ जिंदा है, मारवा खानदान से तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। दादी माँ की यह बात सुनकर सुगंध्या के चेहरे पर अचानक एक मुस्कुराहट लौट आई। देखते ही देखते सूरज ढलने लगा। वक्त बीतता चला गया। धीरे धीरे देश विदेश से आने वाले मेहमान पार्टी की शान को बढ़ाने लगे। रोहित के विला के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा प्लाट था, जिसे पार्किंग लॉट में तब्दील कर दिया गया था। वहीं पर बीच में एक हेलीकॉप्टर भी बनाया गया था। जो मेहमान हेलीकॉप्टर से पार्टी में शिरकत करने आ रहे थे, उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था की गई थी। देखते ही देखते वह पूरा प्लॉट महंगी और लग्जरी गाड़ियों से भर गया। रोहित की विला में मेहमानों के लिए शानदार इंतजाम किए गए थे। डांस परफॉर्मेंस, मैजिक शो से लेकर देश विदेश के सबसे बेहतरीन गायक को परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया था। रोहित मारवा के बुलाने पर लगभग सारे आर्टिस्ट बिना फीस लिए अपना परफॉर्मेंस देने चले आए थे, मगर रोहित की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि जो भी आर्टिस्ट बर्थडे पार्टी में परफॉर्मेंस करेंगे उन्हें एडवांस पेमेंट कर दी जाएगी, जो उनकी उम्मीद से दुगनी थी। इसीलिए चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल आर्टिस्ट, बड़े ही शौक से सब लोग रोहित ने बुलाए हुए मेहमानों का मनोरंजन कर रहे थे। एक तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डील्स डिस्कस कर रहे थे, तो एक तरफ लेडीज लेटेस्ट ट्रेंड की फैशन और गॉसिप की बातें कर रही थी। तभी कुछ मेहमान एक दूसरे के साथ बातें करते नजर आए। किसी ने कहा, मिस्टर रोहित मारवा अभी तक बाहर नहीं आए हैं, क्या बात हो सकती है? अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में वह अब तक नजर नहीं आए। तभी उस आदमी के बात का जवाब देते हुए एक दूसरे आदमी ने कहा, अरे भाई, मिस्टर मारवा बहुत बड़े आदमी हैं। भले ही पार्टी उन्होंने दी है तो क्या हुआ, उनके पास हमारी तरह वक्त थोड़ी है। अभी भी किसी इंटरनेशनल डील की बिजनेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे। उनकी यह बात सुनकर आसपास खड़े सारे लोग हंसने लगे। एक औरत ने अपनी सहेली से कहा, जरा देखो तो मारवा खानदान की शान शौकत को। अगर हमारे घर पर कोई फंक्शन रखा जाता है तो मेहमान के स्वागत के लिए फैमिली मेंबर खुद गेट पर खड़े हो जाते हैं, और अगर ऐसा ना करो तो घर बुलाए मेहमान बुरा मान जाते हैं। मगर पार्टी मिस्टर रोहित मारवा ने दी है। गेट पर नौकरों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा, मगर फिर भी कोई चू तक नहीं कर रहा है।
सब बिना होस्ट के ही एंजॉय किए जा रहे हैं। यहाँ किसी को भी इंसल्ट फील नहीं होती कि घर बुलाने के बावजूद जिसने घर बुलाया है वही नजर नहीं आ रहा है। सब लोग अपना सर झुकाए पार्टी एंजॉय करने में बिजी हो गए हैं। मिस्टर मारवा किसी को रिसीव करने नहीं आए अभी तक। तभी एक दूसरी औरत ने उस औरत की बात में हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बॉलीवुड का इतना बड़ा कलाकार कब से आकर अपनी सीट पर बैठा हुआ है, मगर अब तक मिस्टर रोहित मारवा ने उन्हें ग्रीट करने के लिए अपनी शक्ल नहीं दिखाई। लोगों के बीच में तो उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड इम्प्रेशन है, मगर यहाँ देखो कैसे भीगी बिल्ली की तरह बैठे हैं। तभी एक औरत ने अपनी बात रखते हुए कहा, अरे भाई, मिस्टर रोहित मारवा की तो बात ही कुछ अलग है। उन्होंने बुलाया है, यही बड़ी बात है। हम सब यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वह काफ़ी लक्की हैं कि हम मिस्टर रोहित मारवा के गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। मिस्टर रोहित मारवा की गेस्ट लिस्ट में शामिल होना ही फक्र की बात है। अगर वह किसी को ग्रीट करने नहीं आए तो समझ लेना चाहिए कि सचमुच वह इस देश का नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है। तभी अचानक विला का मेन गेट खुलता हुआ नजर आया। जैसे ही विला का मेन गेट खुला, गार्डन एरिया में बैठे सभी मेहमानों की नज़र खुलते ही गेट पर पड़ी। सभी लोगों ने अचानक ही बातचीत करना बंद कर दिया और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सभी को इंतजार था कि कब मिस्टर रोहित मारवा महफिल में बीचों बीच शामिल हो और वह लोग मिस्टर मारवा से अपनी दोस्ती और ताल्लुकात बढ़ा सकें। एक बड़ा ही कस्टमाइज डिजाइनर सूट पहनकर रोहित तेजी से अपने विला से बाहर निकला। रोहित जैसे ही बाहर निकला, लोग अपने अपने कैमरे से उसे और मोबाइल फ़ोन से रोहित की तस्वीर खींचने लगे। सभी लोगों ने लगभग एक साथ रोहित को बाहर वेलकम किया, मगर तभी रोहित के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हाथ के इशारे से मेहमानों से कहा, रोहित सर यहाँ अपने खास मेहमान को रिसीव करने आए हैं, आप सब प्लीज़ अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड की यह बात सुनकर सभी मेहमान हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वह यह जानना चाहते थे कि आखिर कौन था वह खुशकिस्मत मेहमान जिसे रिसीव करने खुद रोहित मारवा गेट की ओर जा रहे थे। सबकी नज़र रोहित पर टिकी हुई थी। रोहित तेजी से अपना सूट ठीक करते हुए मेन गेट की ओर जाने लगा। रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लोग समझ गए थे कि रोहित किसी खास मेहमान को रिसीव करने जा रहा था। जैसे ही रोहित मेन गेट पर पहुंचा, एक लंबी सी लग्जरीज गाड़ी गेट पर आकर रुकी। सबने अपनी नज़र उस पैसेंजर सीट की डोर पर जमा कर रखी। सभी लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर वह इतना इम्पोर्टेंट मेहमान कौन था जिसे एक मामूली सॉफर की तरह रोहित खुद रिसीव करने आया था। तभी लोगों ने देखा कि उस बड़ी सी लग्जरी गाड़ी से करण गुलेरिया बाहर निकले। रोहित ने करण गुलेरिया को हाथ देकर कार से बाहर निकालने के लिए सहारा दिया। जैसे ही करण कार से बाहर उतरे, रोहित की एक नौकर ने एक व्हील चेयर ठीक करण के पास रख दी, मगर करण ने उस व्हील चेयर पर बैठने से मना कर दिया। दूसरी साइड से आकाश भी कार से उतरकर उनके पास आ गया। उन्होंने आकाश का हाथ पकड़ लिया। आकाश और रोहित दोनों करण को सहारा देते हुए विला के पास ले जाने लगे। जैसे ही करण गुलेरिया बंगले के एंट्रेंस के ठीक पास पहुंचे, गार्डन के कॉरिडोर में व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ ने करण को आवाज़ लगाई, करण तुम आ गए। दादी माँ की आवाज़ सुनते ही रोहित, आकाश और करण अपनी जगह पर खड़े हो गए। करण अब तक जान चुके थे कि बहुत जल्द उनकी बेटी अनिका की शादी रोहित मारवा के साथ होने वाली थी और रोहित की दादी माँ के बुलाने पर अब उन्हें रिएक्ट दिखाना करण के लिए रिश्तेदारी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका था। दादी माँ की व्हील चेयर को आगे धकेलते हुए एक नौकर दादी माँ को ठीक करण के पास लेकर आया। करण को देखते ही दादी माँ ने कहा, करण सबसे पहले तो मैं अपने पोते की करतूत के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मगर क्या करूं, अब जो हो गया है उसे बदल नहीं सकते। मगर अब उम्मीद करती हूं कि रोहित के बेटे को सौतेला बेटा ना समझकर अनिका भी उसे हंसी खुशी अपना ले। जो हो गया है हम उसे बदल नहीं सकते, मगर भविष्य में जो होने वाला है उसे हम जरूर सुधार सकते हैं। तुमसे और तुम्हारी बेटी से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि रोहित के दूसरे बेटे को भी वही प्यार दे जो आर्यन और रिया को देते आए हो। दादी माँ ने यह बात मौजूद सभी मेहमानों के सामने कही थी। करण जानता था कि अगर दादी माँ को यह बात करनी ही थी तो वह अकेले में समय और स्थल देखकर भी कर सकती थी, मगर इस तरह सबके सामने ऐसी बात करके दादी माँ यह जताना चाहती थी कि भले ही उनके पोते के नाजायज संबंध रहे हों, मगर फिर भी लड़की वाले होने की हैसियत से गुलेरिया परिवार को रोहित के उस इलीगल अफेयर को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और रोहित के नाजायज बेटे को भी चुपचाप अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लोग दादी माँ की यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गए थे। पार्टी में चल रहे एंटरटेनमेंट को छोड़कर सारे लोग दादी माँ और करण पर ध्यान देने लगे। वह जानते थे कि आज दो बड़े परिवार में किसी एक परिवार को सर झुकाना होगा। क्या वह गुलेरिया परिवार होगा जिन्हें मारवा खानदान के सामने सर झुकाना होगा, या गुलेरिया परिवार अभी इसी वक्त रोहित और अनिका के रिश्ते को तोड़ देगा? इस बात का इंतजार पार्टी में मौजूद सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे।